हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 9 फरवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट सेकेंड का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 65 है। इसके पहले 64 सेट का वीडियो दोस्तों दिया जा चुका है, उसे जा कर के देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण या वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सिमलीपाल ये जैव मंडल रिजर्व जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, मंगल मिशन के पश्चात भारत की किस अंतर्ग्रही मिशन पर कार्य करने की योजना है? तो दोस्तों, किस पर कार्य करने की योजना है ये पूछ रहा है, तो वो है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पे फिर इस पे कार्य कर रहे हैं ताकि हम शुक्र ग्रह पे पहुंच सके। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर जो नहीं है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। बाकी डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप होता है, पाम टॉप कंप्यूटर, ये सब जो होते हैं ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। तो ये दोस्तों, इसमें जितने एग्जाम्पल दिए हुए इन सबको याद रखिएगा। आप में जो कंप्यूटर से क्वेश्चन बनता है उसमें पूछ लेगा दोबारा ये। अगला दोस्तों, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो दोस्तों, परिवहन जो करता है जाइलम करता है। जाइलम जो होते हैं दोस्तों, ये पौधों के इस तरह से जो पौधे होते हैं तो इनकी जड़ों में से क्या करते हैं, ये जड़ों के माध्यम से जल और खनिज लवण जो होते हैं इनको पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और पत्तियां जो करती हैं दोस्तों, ये भोजन बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और फिर इसी भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम जो करता है वो होता है फ्लोएम। तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन याद रखिएगा। जाइलम जो होते हैं वो खनिज और जल को लेकर के पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और जब पत्तियों में भोजन तैयार हो जाता है तो इस भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुँचाने का काम जो करते हैं वो फ्लोएम करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो फ्लोएम जो होते हैं ये जो भोजन तैयार होता है उसे, यानी कि जो ऊर्जा होती है उसको पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसको रट्टा मार के रखिएगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये कोड के तौर पे याद रखिएगा कि जाइलम जो होते हैं जाइलम लेकर जाते हैं क्या चीज़, जल और खनिज। अगला दोस्तों, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों, जल जो होता है ये चक्रीय संसाधन होता है। जल जो होता है दोस्तों ये चक्रीय संसाधन होता है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? तो दोस्तों, कशेरुकी वर्ग का नहीं है आपसे ये पूछता तो दो एनेलिडा जो होता है ये कशेरुकी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सरीसृप हो गए, मत्स्य हो गए और साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं ये तीनों जो होते हैं ये कशेरुकी वर्ग में आते हैं। दोस्तों, इसी क्वेश्चन को आपके एक बार घुमा करके पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी वर्ग में आता है, तो वहाँ पे जो एग्जाम आंसर बनाया था वो मछली को मत्स्य बनाया था, मत्स्य वर्ग को, जिसमें मछली का ये वर्ग आते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा सरीसृप, मत्स्य और साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं ये मत्स्य वर्ग में आते हैं। बाकी एनालिडा जो होता है ये मत्स्य वर्ग, कशेरुकी वर्ग में नहीं आते हैं। अगला दोस्तों, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो दोस्तों, जो जीपीएस होते हैं वो प्रत्येक 12 घंटे में एक बार परिक्रमा करते हैं। और दोस्तों, ये जीपीएस का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है तो इसको भी याद रखिएगा। इसका मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो दोस्तों, इसका होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है दोस्तों, ये सिस्टम। और दोस्तों, अलग अलग देशों का जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो इसको भी जान लीजिए और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे जो जीपीएस नाम से होता है दोस्तों,
जो जीपीएस नाम से जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है ये यूएसए का है, इसे ये अमेरिका का है। दोस्तों जीपीएस का पहले मतलब समझ लीजिएगा कि जीपीएस होता क्या है। जैसे आप जानते होंगे कि दोस्तों आजकल जो आप गूगल पे मैप जो सर्च करते हैं ना, तो आपको जो प्लेस दिखाई देता है कहाँ पे कौन सी वस्तु है, जैसे जंगल किधर है, पहाड़ किधर है, मैदान किधर है, तो वही जीपीएस के माध्यम से किसी वस्तु का स्थिति का पता किया जाता है सैटेलाइट के माध्यम से, वही जीपीएस सिस्टम होता है। तो जीपीएस नाम से जो है यूएसए का है, और नाविक नाम से दो है दोस्तों, नाविक NAVIC, ये नाविक नाम से भारत का है। और जितना भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा। तो जीपीएस हो गया यूएसए का, नाविक जो है ये भारत का है, और ग्लोनास नाम से जो है दोस्तों ये रूस का होता है, GLONAS, ग्लोनास नाम से दोस्तों ये है जो ये रूस का होता है। और दोस्तों गैलीलियो नाम से यूरोप का होता है, गैलीलियो के नाम से दोस्तों जो है ये यूरोप का होता है। तो इतना ये चारों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। यूएसए का जीपीएस जो होता है यूएसए का है, और जो नाविक है वो भारत का है, ग्लोनास जो है ये रूस का है, और जो गैलीलियो है दोस्तों, गैलीलियो आपका ये यूरोप का है। तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, किसकी कमी की वजह से क्वासियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों ये क्वासियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो दोस्तों फास्फोरस की जो परमाणुकता होती है वो चतुष्क परमाणुक होता है। फास्फोरस जो होता है ये चतुष्क परमाणुक होता है, और एक केमिस्ट्री का दोस्तों टफ भी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगला दोस्तों, एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो दोस्तों एजेंडा 21 में जो प्रक्रिया अनुशंसित की गई वो किसका समूह था? तो ये रियो शिखर सम्मेलन 1992 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इसी में रियो एजेंडा लाया गया था दोस्तों। रियो एजेंडा 21 जो है दोस्तों, एजेंडा 21 इसी रियो शिखर सम्मेलन 1992 में लाया गया था। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है कि रियो शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1992 में हुआ था। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार पूछा गया और इन्वायरमेंट का आपके टफ क्वेश्चन है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा था? तो दोस्तों पहला जो उद्यम था भारत का अंतर्ग्रही में, MOM था। MOM, ये दोस्तों MOM का फुल फॉर्म आपसे पूछता है, इसको भी जान लीजिएगा। MOM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मार्स ऑर्बिट मिशन। मार्स ऑर्बिट मिशन जो चंद्रमा की कक्षा में जो अपना सैटेलाइट भेजना चाहता था भारत, उसी का नाम ये शॉर्ट फॉर्म है MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत में जो चंद्रयान मिशन भेजा गया था, इसके बारे में भी आपसे पूछता है। तो चंद्रयान फर्स्ट जो था दोस्तों, ये किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था आपसे पूछता है ये। तो ये जो आप प्रक्षेपित किया गया था ये 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। और दोस्तों इसी तरह से ये जो दूसरा वाला था चंद्रयान 2 जो था, ये प्रक्षेपित आपका कब किया गया था, ये भी आपसे पूछता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों पहला जो था 22 अक्टूबर 2008 को, और दूसरा जो था 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। और दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, इसको रट्टा मार के रखिएगा। ये आपसे कई बार पूछा गया है कि किस वर्ष ये दो चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड प्रक्षेपित किया गया था। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपका जो MOM है यानी कि मार्स ऑर्बिट मिशन जो था, ये कब प्रक्षेपित किया गया था, इसके बारे में भी आपसे पूछता है। तो ये जो आपका प्रक्षेपित किया गया था ये 5 नवंबर
2013 को प्रक्षेपित किया गया था। और किससे प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों ये जो था ये PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों इसको याद रखिएगा, PSLV C-25 इसी से प्रक्षेपित किया गया था 5 नवंबर 2013 को। और चंद्रयान मिशन का तो आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था पहला वाला, और दूसरा जो था 22 जुलाई 2019 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ATM का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका C ऑप्शन दोस्तों सही है। और दोस्तों आपके NTPC का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, ऑक्सीकरण क्या होता है? तो दोस्तों ऑक्सीकरण के दौरान क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीकरण के दौरान जो होता है दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। तो इसका C है, रासायनिक अभिक्रिया पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना, ये जो होता है ऑक्सीकरण होता है। अगला दोस्तों, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो दोस्तों पवन चक्की जो होती है कि पवन के गतिज ऊर्जा का दोस्तों ये उपयोग करती है। ये गतिज ऊर्जा के माध्यम से चलती है और ऊर्जा उत्पन्न करती है। अगला दोस्तों, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। दोस्तों हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत याद रखिएगा, सब्जी का भी उत्पादन आता है, सब्जी का, फलों का और फूलों का, सब्जी, फल और फूल तीनों का उत्पादन जो होता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। तो अगर कहीं आपसे सिंगल पूछेगा कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो उसमें सब्जी, फल, फूल तीनों को ऑप्शन बनाइएगा। सिंगल एक ऑप्शन बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। और दोस्तों ये जो पीसी कल्चर दिया गया है, ये पीसी कल्चर होता है दोस्तों मत्स्य उत्पादन, मत्स्य यानी मछलियों का जो उत्पादन किया जाता है उसको कहा जाता है पीसी कल्चर। और सेरीकल्चर जो होता है दोस्तों, सेरीकल्चर के अंतर्गत जो रेशम का उत्पादन किया जाता है वो आता है। और दोस्तों एपी कल्चर जो होता है, इस एपी कल्चर के अंतर्गत दोस्तों मधुमक्खियों का जो पालन किया जाता है उसको कहा जाता है एपी कल्चर। तो ये चारों जो है दोस्तों ये कई बार पूछे गए हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मधुबनी कला जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है। और आपके आरपीएफ कांस्टेबल का ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है और ये कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया। अगला है दोस्तों, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो दोस्तों 1909 में भारत सरकार ने मार्ले मिंटो सुधार के गठन का प्रस्ताव दिया था। और दोस्तों यही मार्ले मिंटो सुधार 1909 है जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन दिया गया था। और ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन किसके माध्यम से दिया गया था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से 1909 में दिया गया था। और दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि आपका जो रॉलेट एक्ट था ये 1919 में आया था, ये 1919 में आया था। और क्रिप्स मिशन जो था दोस्तों ये 1942 में भारत आया हुआ था। और दोस्तों वेवेल योजना जो थी, आपकी वेवेल योजना जो थी ये आपका 1945 में आया हुआ था। वेवेल प्लान जो था 1945 में आया हुआ था, 1945। ये चारों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार आपसे पूछे गए हैं कि ये कब कब घटनाएं हुई हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो दोस्तों युद्ध में शहीद वो जो हुई थी 1858 में। दोस्तों 1857 में विद्रोह हुआ था, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी 1858 में हुई थी। शहीद जो हुई थी ये 1858 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात या वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण होता है। ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ही है दोस्तों। जितनी भी हमारे भारत में वायुयान की उड़ानें होती हैं उनके लिए पूरी तरह से ये जिम्मेदार होता है। अगला दोस्तों, उस स्तूप क्यों बनाए गए हैं? तो दोस्तों स्तूप जो हैं ये पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि
चैत्य किस लिए बनाए जाते हैं? तो दोस्तों चैत्य जो था ये पूजा गृह होता था, जहाँ बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे। जैसे हमारे हिंदू धर्म में मंदिर होता था जहाँ पूजा किया जाता है, वैसे बौद्ध धर्म में जहाँ पूजा किया जाता है उसे चैत्य कहा जाता है। और जो स्तूप होते थे दोस्तों, वो किसी बड़े, जैसे बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई भी चीज़ होती थी उनके जीवन से, जैसे उनके पात्र कटोरा जिसमें वो भोजन करते थे, तो उसके जगह वो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए वो बनाया जाता है और ऊपर से उसे ढक दिया जाता था, तो इसे स्तूप कहा जाता है। तो ये स्तूप और चैत्य में क्या अंतर होता है यहाँ पे जान लीजिए, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, स्तूप और चैत्य, ये भी पूछा गया है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, इनमें से किन 2 इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस तत्कालीन यूएसएसआर के सहयोग से की गई थी? तो दोस्तों ये जो आपका किया गया था, ये बोकारो और भिलाई जो था, इसकी स्थापना की गई थी रूस के सहयोग से। और दोस्तों याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और भी पूछता है आपसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किन ये संयंत्रों की स्थापना की गई थी? तो उस दौरान जो था दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, ये तीनों संयंत्र जो थे दोस्तों, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे, और इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? दोस्तों भारत में असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1920 में शुरू हुआ था। और दोस्तों याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये 1930 में शुरू हुआ था। तो इसमें जो 1930 है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था दोस्तों वो 1942 में हुआ था। तो ये तीनों याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो आपका 1942 में हुआ था। और ये तीनों पूछे गए हैं और सुमेलित भी करने के लिए दिया गया था। अगला दोस्तों, भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों संघीय सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो जो माना जाता है कि राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। दोस्तों अगर संघीय सरकार का मतलब ये है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो सहयोग होने चाहिए, संबंध जो होने चाहिए वो सहयोग पर आधारित है। यानी कि अगर राज्यों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो संघ उसे पूरा करता है। अगला दोस्तों, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत करने हेतु कराया गया था? तो दोस्तों ये जो था किंग जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए बनवाया गया था। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा, एक है इंडिया गेट, एक है दोस्तों इंडिया गेट। तो ये जो इंडिया गेट है दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है, तो कंफ्यूज मत होना। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेगा तो वो मुंबई में है, और दिल्ली इंडिया गेट की बात करेगा तो ये दिल्ली में है, कंफ्यूज मत होना। और ये जो मुंबई वाला है गेटवे ऑफ इंडिया, ये किंग जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए बनवाया गया था। अगला दोस्तों, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCED जिसे ब्रंटलैंड कमीशन भी कहा जाता है कि पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप आपसे पूछ रहा है, तो इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका डी आंसर जो है दोस्तों सही होगा, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और ये इन्वायरमेंट का पेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार इसके बारे में पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो यानी ये कह रहा है दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस जगह की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों बंगाल में की गई थी। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वो 1828 में की गई थी। और ये किसने किया था दोस्तों ये भी पूछता है, तो इसे
राजा राम मोहन राय ने किया था, राजा राम मोहन राय ने। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा, इसलिए आपके रेलवे के लिए, एसएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज के बारे में 1828 में बंगाल में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। बाद में इसी से जाकर के जुड़ते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी, जो बाद में इसको काफ़ी इसका जनाधार बढ़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। और ये क्वेश्चन दोस्तों टफ भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये वेरी वेरी, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी जान लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं वो संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका प्रावधान किया गया है नीति निर्देशक तत्व का। और आपसे एक बार घुमा के पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। और ये क्वेश्चन आंसर यही बनाया था उसका, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 वाला। अगला दोस्तों 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो दोस्तों उस समय कप्तान जो थे कपिल देव थे। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि भारत पहला विश्व कप क्रिकेट कब जीता था? तो 1983 में जीता था और इस समय कप्तान थे कपिल देव। तो ये दोनों तरीके से इसको याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन या कार्यान्वयन से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है आपका ये WTO है। WTO का फुल फॉर्म भी पूछता है दोस्तों, तो इसका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका होता है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये भी पूछता है, तो ये जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि IMF जो था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो IMF की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1944। और इसी दौरान दोस्तों विश्व बैंक की भी स्थापना हुई थी। तो IMF और विश्व बैंक की स्थापना साथ में की गई थी 1944 में, और ये काम करना शुरू किए थे 1945 से। और इन दोनों का मुख्यालय IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय जो है दोस्तों ये वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में है। और ये कई बार दोस्तों ये पूछा गया है वाशिंगटन DC में। अगला दोस्तों भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 में कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई थी? तो दोस्तों ये बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। और दोस्तों ये भी पूछता है आपसे कि ये पहली ट्रेन जो भारत में थी वो किस वर्ष चली थी? तो 1853 में ये चली थी। इस दोनों तरीके से क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों आर्थिक भूगोल का जो उपक्षेत्र नहीं है वो जनसांख्यिकी जो है ये आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। और दोस्तों ये टफ क्वेश्चन है तो इसको रट्टा मारने की कोशिश करिएगा। बाकी संसाधन संबंधी, विपणन संबंधी, पर्यटन संबंधी ये सब आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें एकीकृत जनजाति विकास परियोजना ITDP किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? तो दोस्तों ये जो थी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के जब चल रही थी तो उसी समय ये चलाया गया था। अगला है दोस्तों 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक कितने मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है? तो दोस्तों कितने सिटीज को मेगा के तौर पर जाना जाता है? तो जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक होती है। 10 मिलियन से जो अधिक जनसंख्या वाले शहर होते हैं उन्हीं को मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया था? तो दोस्तों किसे शामिल किया गया था दोस्तों? तो इसमें जो है आपका ये सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत या प्रिंसिपल सेंसरशिप, क्योंकि दोस्तों रॉलेट एक्ट ऐसा ही कानून था, इसके तहत बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील को किसी को भी बंदी बनाया जा सकता था। इसलिए ये खतरनाक था और इसी वजह से इसका विरोध किया गया था।
अगला दोस्तों ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ईवीएम का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी दिया होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिक नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये भी आपके एनटीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। अगला दोस्तों, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें 2003 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था। तो दोस्तों वो जो था आपका कोलंबिया था, वो अंतरिक्ष यान जो था कोलंबिया अंतरिक्ष यान से गई थी और रिटर्न आने के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। अगला दोस्तों, 2014 में किस भारतीय हस्ती को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन उस समय के करंट का क्वेश्चन था, तो कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार उस समय प्रदान किया गया था। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।